हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास 8। इस वीडियो में हम साइंस चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स एंड बैक एक्सरसाइज कवर कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो इस क्वेश्चन में हमें 2 एग्जांपल्स देने हैं सिचुएशंस में जिसमें हम फोर्स लगाते हो, पुश या फिर पुल करते हो ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। पुश करने के एग्जांपल हैं, वी क्लोज ड्रॉअर बाय पुशिंग, वी मूव अ वुडन बॉक्स बाय पुशिंग। हम ड्रॉअर को क्लोज करते हैं ड्रॉअर को पुश करके। पुश मीन्स धक्का देना और पुल मीन्स खींचना। हम एक वुडन बॉक्स को हिलाएं, उसे मूव करें बॉक्स को पुश करके। सेकेंड पार्ट इज पुल, वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल बाय पुलिंग द रोप, अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट। नाउ पुल करने के एग्जाम्पल हैं, हम वेल में से वाटर लेते हैं रस्सी को खींचकर, एक घोड़ा कार्ट को खींचता है। ओके, coming to the second question, give 2 examples of situation in which applied force causes a change in the shape of an object। हमें इस क्वेश्चन में 2 एग्जाम्पल्स देने हैं जब हम फोर्स अप्लाई करें किसी भी ऑब्जेक्ट पर और उसकी शेप बदल जाए ऑब्जेक्ट की, तो ऐसी सिचुएशंस के हमें इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स देने हैं। When we apply force on a rubber band to stretch it and on clay to change its shape। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं रबर बैंड पे तो वो स्ट्रेच हो जाता है, और क्ले पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। ए पार्ट इज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, वी हैव टू पुल एट द रोप। वेल में से वाटर लेने के लिए हमें रोप को खींचना पड़ेगा। सो इट्स आंसर इज पुल। बी पार्ट इज अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी से अट्रैक्ट हो जाती है। सी पार्ट है, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। एक ट्रॉली है, उसमें बहुत सारा सामान पड़ा है, तो ट्रॉली को हिलाने के लिए हमें उसे पुश करना पड़ेगा या फिर पुल करना पड़ेगा। तो ट्रॉली को हिलाने के लिए हम पुश भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं। डी पार्ट है, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। जो मैग्नेट होती है उसकी नॉर्थ पोल दूसरी मैग्नेट की नॉर्थ पोल से रिपेल करती है। रिपेल मीन्स दूर जाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो while taking aim at the target. She then releases the arrow which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statements using the following terms: muscular, contact, non-contact, gravity, friction, shape, attraction। So इस क्वेश्चन में एक आर्चर है, आर्चर मीन्स तीरंदाज। सो आर्चर ने अपने सिर को झुकाते हुए एक एम लिया टू द टारगेट। एम मीन्स लक्ष्य होता है एंड बो मतलब सिर झुकाना, तो उसने एरो को छोड़ दिया। विच बिगिन्स टू मूव टूवर्ड्स द टारगेट। सो इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, सो हमें उनके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ टू स्ट्रेच द बो, द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स डैश। सो बो को स्ट्रेच करते हुए जो आर्चर है उसने एक फोर्स अप्लाई किया। फोर्स कॉजेज अ चेंज इन इट्स शेप। तो जब फोर्स अप्लाई किया तो वो उसकी शेप में चेंज ला देता है। सेकेंड पार्ट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। आर्चर ने फोर्स अप्लाई किया बो को स्ट्रेच करने के लिए। सो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्स का। C part is the type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of dash a force। So कौन से टाइप का फोर्स रिस्पॉन्सिबल है स्टेट ऑफ मोशन के चेंज में एरो के? सो कॉन्टैक्ट फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। सो कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से चेंज हुआ स्टेट ऑफ मोशन में। D part is while the arrow moves towards its target, the forces acting on it are due to dash and that due to dash of air। So जब एरो मूव कर रहा था towards its target, तब कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा था? ग्रेविटी एंड दैट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। सो तब ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रहा था, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। Fifth question is, in the following situations identify the agent exerting the force and the object on which it acts।
State the effect of the force in each case. So A part is squeezing a piece of lemon between the fingers to extract its juice. So जब हम लेमन को स्क्वीज़ करते हैं, जब हम लेमन को पिचकाते हैं अपनी दोनों फिंगर्स के बीच में उसका जूस निकालने के लिए. So its answer is तब कौन सा एजेंट फोर्स एक्सर्ट कर रहा था और ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स एक्ट्स, और कौन सा फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा था. इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, और फोर्स का क्या इफ़ेक्ट था. सो एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स इज फिंगर्स मस्कुलर फोर्स. सो जो एजेंट एक्सर्ट कर रहा था फोर्स को वो थी हमारी फिंगर्स और मस्कुलर फोर्स है ये. सो और ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट है लेमन. इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, सो फोर्स का क्या इफ़ेक्ट है, चेंज इन शेप ऑफ लेमन. सो जो लेमन की शेप है वो चेंज हो गई. बी पार्ट इज टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब. जब हम टूथपेस्ट की ट्यूब होती है ना, टूथपेस्ट में से हम पेस्ट निकाल रहे होते हैं तो उसको प्रेस करके निकालते हैं ना टूथपेस्ट को. सो ये भी फिंगर्स है मस्कुलर फोर्स. इसमें ऑब्जेक्ट है टूथपेस्ट ट्यूब और फोर्स का इफ़ेक्ट है कि चेंज इन शेप ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब, और जो टूथपेस्ट की शेप है वो भी चेंज हो गई. C part is a load suspended from a spring while its other end is on a hook fixed to a wall. So load, spring, change in shape of spring. D part is an athlete making a high jump to clear the bar at a certain height. So इसमें भी muscles of athlete muscular force है ये, और इसमें ऑब्जेक्ट है athlete and change of state of motion of athlete, और state of motion चेंज हो गया. Question number 6 is a blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to the hammering affect the piece of iron? Blacksmith का मतलब है लोहार. एक लोहार है और वो हॉट पीस ऑफ आयरन में हैमर मारता है टूल बनाने के लिए. जब वो टूल बना रहा होता है जब वो हैमर मार रहा होता है तो जो पीस है आयरन का उसमें क्या इफ़ेक्ट हुआ जब वो हैमर मार रहा था. फोर्स ने उस पर कैसे इफ़ेक्ट किया. its answer is the force due to hammering causes the change in the shape of the iron and iron could be molded in the shape of the required tool. जब उसने हथौड़ा मारा फोर्स एक्ट हुआ, उसने चेंज कर दी शेप आयरन की, और जो आयरन है वो फिर से मोल्डेड हो सकता है इन द शेप ऑफ द रिक्वायर्ड टूल. Next question is an inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? इसमें inflated balloon का मतलब क्या है. Inflated balloon means फूला हुआ गुब्बारा. एक फुलाया हुआ गुब्बारा वॉल के बीच में प्रेस हुआ. उसको बाद में रब किया गया एक सिंथेटिक क्लॉथ के पीस के साथ. अब मिलता है कि जो बैलून है वो वॉल के साथ चिपक गया. अब इसमें कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ. अब इसमें कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल. इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, इसकी एक्सप्लेनेशन है व्हेन एन इन्फ्लेटेड बैलून रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ इट बिकम्स चार्ज. अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी. व्हेन दिस चार्ज बैलून इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल इट स्टिक्स टू द वॉल. Thus the electrostatic force acts between the charged balloon and the wall. जब एक इन्फ्लेटेड बैलून रब किया गया सिंथेटिक क्लॉथ के पीस से वो चार्ज हो गया, और चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी से अट्रैक्ट करती है, और जब ये चार्ज बैलून प्रेस किया गया अगेंस्ट अ वॉल वो दीवार के साथ चिपक गया. इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हुआ इसमें दैट एक्ट्स बिटवीन द चार्ज बैलून एंड द वॉल. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने एक्ट किया चार्ज बैलून एंड वॉल के बीच में. क्वेश्चन नंबर 8 इज नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट containing water held above ground level in your hand. Discuss why the forces acting on the bucket do not bring a change in its state of motion.
सो हमें फोर्स के नाम बताने हैं जो प्लास्टिक बकेट पर एक्ट हुए जिसमें वाटर भरा हुआ था। सो अब हमें इसका रीज़न भी डिस्कस करना है कि जो फोर्स है स्टेट ऑफ मोशन में क्यों चेंज नहीं लाया। सो मस्कुलर फोर्स ऑफ आर्म्स एक्टिंग अपवर्ड, force of gravity acting downward. So both the forces do not bring any change in the state of motion because both of them are acting in equal and opposite directions. So ये चेंज इसलिए नहीं लाए क्योंकि ये एक्ट कर रहे थे इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस में ये एक्ट कर रहे थे. So thus they do not bring a change. Question number 9 is a rocket has been fired upwards to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. So एक रॉकेट को लॉन्च किया गया. सो हमें फोर्सेस के नाम बताने हैं जो रॉकेट पर इमीडिएटली एक्ट हुए. जैसे ही रॉकेट लॉन्च हुआ कौन से फोर्सेस उस पर एक्ट हुए. सो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हुआ और फ्रिक्शनल फोर्स भी. So question number 10 is when we press the bulb of a dropper with its nozzle capped in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to pressure of water, gravity of the earth, shape of rubber bulb, atmospheric pressure. So इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब हमने बल्ब के ड्रॉपर को प्रेस किया उसके नोज़ल के साथ जो वाटर में रखा हुआ था, सो जो ड्रॉपर में एयर थी वो हटने लगी बबल्स के फॉर्म में. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to. So ये राइज किसकी वजह से हुआ. So the rise of water is due to atmospheric pressure. So its correct option is atmospheric pressure. So इस वीडियो में हमने चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लिए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे.